नमस्कार, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं विसंवाद केंद्र मध्य प्रदेश। संघ अपने शताब्दी वर्ष पूर्ण करने की ओर है। उसी के निमित्त पंच परिवर्तन में नागरिक कर्तव्य का एक विषय है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे और उसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज है श्री रमेश शर्मा जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सारे विषयों को शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, संघ ने क्यों पंच परिवर्तन में नागरिक कर्तव्य की बात कही है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि आप जानते हैं, आपने कहा भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी यात्रा के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और वो एक नई शताब्दी में प्रवेश करने जा रहा है। उन नई शताब्दी में प्रवेश करने के साथ भारत राष्ट्र पर और भारतीय संस्कृति पर कई प्रकार के संकट हो सकते हैं और उन संकट पर हम कैसे सामना करने के लिए सक्षम हों, मैं समझता हूँ उसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन एक जो प्राथमिकताएं हैं उसको उन्होंने ध्यान में रख करके 5 प्राथमिकताओं में हमको काम करना है। उसमें नागरिक अधिकार, नागरिक कर्तव्य और नागरिक दायित्व, ये उनका सबसे पहला है। उसका एक कारण है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी प्रकृति, किसी समाज, उसके केंद्र में व्यक्ति होता है और व्यक्ति को अगर हम देखें संविधान की भाषा में, तो वो एक नागरिक के रूप में भी होता है। व्यक्ति अगर अपने दायित्व से बंधा हुआ है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से कर रहा है, उसको अपने अधिकारों की ठीक से जानकारी है, वो परिवार श्रेष्ठ बनेगा। परिवार श्रेष्ठ बनेगा तो समाज श्रेष्ठ बनेगा, समाज श्रेष्ठ बनेगा तो राष्ट्र श्रेष्ठ बनेगा। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने पंच परिवर्तन में जो दायित्व बोध है, कर्तव्य बोध है, उसको जो प्राथमिकता से लिया है, उसका कारण यही है। हम नागरिक कर्तव्य से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक आदर्श नागरिक क्या है? उसके क्या गुण होते हैं एक आदर्श नागरिक के? देखिए, मोटे तौर पर जो हमारे कर्तव्य हैं या दायित्व हैं, उसको अगर हम देखें तो वो 5 प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो दायित्व है व्यक्ति के स्वयं का निर्माण। उसका मानसिक रूप से कैसा स्तर है, बौद्धिक रूप से कैसा है, शारीरिक रूप से कैसा है, क्या चीज़ उसके लिए उचित है और क्या उसके लिए उचित नहीं है। सबसे पहले तो उसको ये दायित्व अपने ऊपर करना है। कई बार मन जो भटकता है, लोग भ्रमित करते हैं। हमको लोगों के भ्रमित करने पर ना जाकर के, मन के भटकाव पर ना जाकर के, एक संतुलित जीवन अपने दायित्व के लिए कि किन चीज़ों से मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, किन चीज़ों से मेरा मन ठीक रहेगा, कौन-सी चीज़ मेरे बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है, 1 नंबर पर तो ये आता है। दूसरे क्रम पर ये आता है, मेरे परिवार के प्रति मेरा दायित्व क्या है? मेरे परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित रहे, राष्ट्र निर्माण में आगे चले, उन्नति निरंतर करे और कहीं न कहीं सकारात्मक मार्गों पर चले, वो कुमार्ग पर ना चले, ये मेरा दायित्व परिवार के प्रति है। फिर तीसरा समाज के प्रति है। भारतीय समाज जीवन में आप देखेंगे तो कितनी प्रकार की विसंगतियाँ कुछ लोग उपस्थित कर देते हैं। हमने रामचरितमानस में कालनेमी प्रसंग आपने पढ़ा होगा, कपट पुनी का प्रसंग पढ़ा होगा। समाज में कितने लोग आते हैं नाम बदल करके, रूप बदल करके, पहचान बदल करके, जो हमारी समाज को पतन के रास्ते पर लेकर जाते हैं, भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये दायित्व मेरा भी है कि मेरा समाज कहीं न कहीं जागरूक रहे, दूरदर्शी रहे और सत्य को समझे, सत्य आचरण क्या हो सकता है, वो फिर राष्ट्र के प्रति हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा राष्ट्र की उन्नति हो। ये एक प्रकार से प्रारंभिक दायित्व है। दूसरे क्रम पर हम देखें जिसको नागरिक कर्तव्य के रूप में कहा जाता है, कि वो सारे राष्ट्र ने जो नियम बनाए हुए हैं मुझे चलने के लिए, जैसे मुझे अगर किसी मार्ग पर चलना है, किसी सड़क पर चलना है, तो मुझे बाएँ चलना है, किस सीमा में मुझे अपनी गाड़ी चलाना है। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई अगर एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरा कर्तव्य क्या है? उसको लेकर के जाना। कहीं अगर मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी स्वतंत्रता, मेरा अधिकार उस सीमा तक है, जिस सीमा तक दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। अगर मेरे कारण किसी की स्वतंत्रता का हरण हो रहा है, मुझे वहाँ पर रुकना है। तो ये कहीं न कहीं दायित्व बोध, नागरिक कर्तव्य के ऊपर बोध, इस प्रकार मान लीजिए मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, तो मैं कोई सामान बाज़ार से ले रहा हूँ तो उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है, मैं बिना रसीद का लेकर के मैं शासन की जो राजस्व है, उसको मैं किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा रहा हूँ। या मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा
जिससे राष्ट्र का कोई नियम भंग होता है, उसकी प्रगति अवरुद्ध होती है, ये किसी दूसरे की प्रगति में अवरुद्ध करता है, ये सारी चीजें नागरिक कर्तव्य में आती हैं। दायित्व से लेकर के नागरिक कर्तव्य पर एक आदर्श नागरिक वही हो सकता है जो कहीं ना कहीं संविधान में प्रदत्त नागरिक अधिकार है उनका यथेष्ट पालन करे, सामाजिक रूप से जो दायित्व हैं उनका पालन करे और एक श्रेष्ठ व्यक्ति का स्वयं निर्माण करे। नागरिक के मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं? देखिए, नागरिक मौलिक जो कर्तव्य हैं, सबसे पहले तो स्वयं की शिक्षा की दृष्टि से उसको जानना चाहिए कि किस प्रकार मैं शिक्षा ले सकता हूँ। दूसरा, एक पुत्र के रूप में मेरे कर्तव्य क्या है, पिता के रूप में कर्तव्य क्या है, नागरिक के रूप में कर्तव्य क्या है। अशांति कहीं न कहीं हो, विधि अनुसार मैं अपना आचरण करूँ, पहला कर्तव्य मेरा यही है। विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार मेरा आचरण निश्चित हो, ये मेरा पहला कर्तव्य उसमें आता है। नागरिक को राष्ट्र की जो संपत्ति है, उसकी सुरक्षा क्यों करना चाहिए? नागरिक को राष्ट्र की जो संपत्ति है, धरोहर है हमारी, उसकी भी क्यों सुरक्षा करनी चाहिए? देखिए, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का जीवन और प्राणी जीवन आज है, व्यक्ति नहीं रहेगा। लेकिन राष्ट्र की समृद्धि अगर होती है, तो वो राष्ट्र की संपत्ति से ही समृद्धि होती है। भारत अगर इस यात्रा पर है कि हमको आगे चल कर के विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र बनना है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है, जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति है, वो किसी पार्क में खड़ा हुआ वो जो कचरे का डब्बा ही क्यों नहीं हो सकता है। वहां से लेकर के विशाल भवन हो सकता है, हमारे जो स्मारक हो सकते हैं, हमारे जो पुरातत्व के संरक्षक स्थान हो सकते हैं, जितनी भी संपत्ति जो हमारे राष्ट्र की संपत्ति के प्रतीक हैं, उन सबकी सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगर उसका अहित होगा, वो दो प्रकार से राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है। मान लीजिए कोई स्मारक है, कोई पुरातत्व का कोई दर्शनीय स्थल है, उसको अगर क्षति हुई तो ये राष्ट्र की छवि का प्रश्न आता है। मान लीजिए कहीं पर कोई कचरा पर एक कूड़े का ही डब्बा रखा हुआ है किसी पार्क में, उसका अगर नुकसान हुआ तो ये राष्ट्र को आर्थिक प्रगति पहुंचाता है। इसके अलावा अगर हम सड़क पर चलते हुए कुछ भी नुकसान करेंगे तो राष्ट्र की छवि और संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि किसी भी पार्क की जो छोटी सी डलिया से लेकर के सड़क के जो भी अपना जो मार्ग संकेतक रखे हुए हैं वहां से लेकर के पुरातत्व संरक्षण की तरफ प्रत्येक चीज की वो स्वयं आगे बढ़ करके सुरक्षा करे। एक आम नागरिक है, वो कानून का कैसे पालन कर सकता है? रोज़मर्रा का जो उसका दौर है ऑफ़िस जाने में, घर आने में या व्यवसाय में, वो कानून का किस तरीके से पालन कर सकता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से हम घर के से बाहर निकलते हैं तो कहीं न कहीं वहाँ पर कानून प्रभावी होता ही है। जैसा कि मैंने कहा है, सड़क पर चलने में हमारा कानून प्रभावित होता है। दूसरा, कोई जा रहा है, उसके मार्ग में हम अवरुद्ध ना हों, वहाँ पर से एक सार्वजनिक हमको कानून लगता है। किसी व्यक्ति से अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत विवाद हो रहा है, तो हम शब्दों में मर्यादा रखें। कहीं न कहीं लोग जो झगड़ा करने लगते हैं, अपशब्द करने लगते हैं, उससे हमको बचाव रखना चाहिए। समझाने से अगर बातचीत नहीं हो रही है, तो हमको जो भी नियम है, पुलिस है, सुरक्षा बल हैं, उन सबकी सहायता लेनी चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कोई दुकान भी अगर है, तो वहाँ पर किसी प्रकार से हम कुछ ऐसा नहीं करना, वहाँ पर अशांति फैले, हमारे कारण किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो जाए। सार्वजनिक जीवन में चाहे हम गाड़ी चला रहे हों, चाहे हम पैदल जा रहे हों, वहाँ पर किसी को कष्ट ना हो। दूसरा, एक और मान लीजिए हम अगर अस्पताल में गए हुए हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है, कोई महिला अगर है, तो उसको हम पहले जाने दें। बच्चा अगर है, तो उसको हम पहले जाने दें। किसी नदी पर जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पर थूकना नहीं है। किसी सड़क पर चल रहे हैं, तो हमको अगर विस्तार करना है, तो वहाँ पर हमको गंदा नहीं करना है। सड़क को हमको साफ करना है। घर का कचरा निकाल करके भी हमको सड़क पर नहीं डालना है। तो स्वच्छता के लिए जिस प्रकार हम कचरा बाहर नहीं डालते, उसी प्रकार हमारे आचरण की गंदगी, आचरण का अतिरेक भी समाज के बीच में सार्वजनिक स्थल पर नहीं आना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर हम संयमित भाषा में बात करें, हम बहुत तेज चिल्ला करके बात न करें, किसी दूसरे को बाधा ना हो जाए। तो भाषा हमारी संयमित हो, स्वर हमारा संयमित हो, हमारी शैली संयमित हो, सार्वजनिक जीवन में हमारा आचरण संयमित हो। कई सारे लोग हैं जो कानून का, उनके अधिकारों का, एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, कई सारे ऐसे नागरिक हैं। तो वो कैसे बच्चे, कैसे हम उन लोगों को जागरूक करें उस चीज़ को लेके कि वो उन सब चीज़ों का दुरुपयोग ना करें, वो उनके अधिकारी
के लिए वो कानून बनाए गए हैं। कई सारे लोग हैं जो कई सारे एक्ट होते हैं हमारे संविधान, उसका दुरुपयोग करते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से कानून 2 प्रकार के हैं। एक कानून कहीं न कहीं हमको अधिकार भी देता है और एक कानून हमारे आचरण को सीमित भी करता है। जिस प्रकार हम कहीं अगर दुकान पर जा रहे हैं, हमने कोई सामान खरीदा है और उसने अगर सामान हमको उचित नहीं दिया है, कम तौल कर दिया है, कोई मिलावट वाला दिया है, तो कानून ने हमको ये अधिकार दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत हम अपने अधिकार का उपयोग करें। अधिकार का उपयोग करना भी कहीं न कहीं राष्ट्र की सेवा है। अगर हम वहाँ पर अपने वो अधिकार का उपयोग नहीं करेंगे, तो जो लोग मिलावट की चीज़ें बेच रहे हैं, जो लोग कम तौल रहे हैं, कहीं न कहीं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो एक नागरिक कर्तव्य ये भी है हुँ। कि कोई दूसरा नियम के विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसको सचेत करने के लिए अगर वो समझाइश से नहीं मानता है, तो आपको कानून से करना चाहिए। और दूसरा, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, मान लीजिए हमने किसी चीज़ का भाव तय किया हुआ है, वो तौल करके दे रहा है, तो हमको ये भी नहीं करना है कि हमको अनावश्यक उसको कम पैसे दे करके हम सामान खरीद लें, उससे ज़रूरत का ज़्यादा सामान ले लें। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को, ये जो हमारा सार्वजनिक आचरण है, एक दुकानदार से लेकर के, सड़क पर चलने से लेकर के, थूकने से लेकर के, इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है। इसके साथ-साथ हमारे एक नागरिक अधिकार कर्तव्य में ये बात भी आती है, मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, कोई असहाय व्यक्ति है, उस अस्वस्थ और असहाय की हम किस प्रकार सेवा भी कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, ये भी हमारे दायित्व में आता है। भारतीय संविधान में नागरिक के मूल कर्तव्य को क्यों जोड़ा गया है? देखिए, स्वाभाविक रूप जैसा कि हमने अभी चर्चा ही की है, भारतीय संविधान में मूल जो उसके अधिकार और कर्तव्य हैं, कहीं न कहीं उसको अपनी शिक्षा ग्रहण करना है, अपनी योग्यता के अनुसार उसको पद प्रतिष्ठा पहुँचना है, उसको अपनी आजीविका कमाने के लिए जो संवैधानिक मार्ग हैं, उनको लेना है, उसको घर बनाने का एक अपना अधिकार, उसको घर बनाने का अपना अधिकार भी है। तो कुल मिलाकर के जीवन यापन के लिए जितनी आधारभूत आवश्यकताएँ हैं, उसकी पूर्ति के उसको अधिकार हैं, उसको उतना कर्तव्य भी है। युवाओं की भूमिका नागरिक कर्तव्यों को निभाने में कितनी अहम है? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि नागरिक अधिकारों में, नागरिक कर्तव्यों को निभाने में और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि युवाओं में इनर ऊर्जा ज़्यादा होती है, युवाओं में कार्य क्षमता ज़्यादा होती है और कहीं न कहीं स्वयं की प्रस्तुतिकरण की क्षमता वृद्धों से या बालकों से ज़्यादा होती है। वो फिर उनमें विचार में के संतुलन भी आता है। थोड़ी देर के लिए अगर आप देखेंगे, एक छोटे बालक को देखेंगे, तो छोटे बालक की इच्छाएँ तीव्र होती हैं, कार्य क्षमता का उतना अभाव होता है। इच्छा तो होती है कि मैं चाँद पर चला जाऊँ, लेकिन वो दौड़ नहीं सकता है, वो घुटनों के बल ही चलेगा बालक, अगर दौड़ेगा तो सीमित चलेगा। जो लोग सीनियर सिटीज़न हो जाते हैं, उनकी शारीरिक क्षमताएँ कम हो जाती हैं। युवा अवस्था एक ऐसी है जिसमें शारीरिक क्षमताएँ भी होती हैं, जिसमें विवेक भी होता है, जिसमें बुद्धि भी होती है, जिसको लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए युवाओं के बारे में ये माना गया है कि नागरिक अधिकारों के मामले में और कर्तव्य के मामले में अगर युवा सामने आए, तो मैं समझता हूँ समाज को एक नई दिशा मिलती है। कई बार हमने देखा है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए युवा आते हैं, चौराहे पे खड़े होकर के वो डाइवर्ट करते हैं कि ग्रीन पर हो तभी आपको चलना है, लेफ्ट पर ही चलना है। तो सड़क पर कई बार युवा आते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, कई बार वो बाज़ारों में व्यवस्थित करते हैं। कई बार मैंने युवाओं को ये भी देखा है, तीर्थों पर जाकर के वो बाकायदा पंक्तिबद्ध भी करते हैं। युवाओं को मैंने टूरिस्ट प्लेस पर भी देखा है कि इस तरीके से जो लोग कचरा फेंकते हैं, कई युवा वहाँ जाकर के उनको समझाइश देते हैं। तो मैं समझता हूँ प्रत्येक स्थान पर युवाओं की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कई सारे नागरिक ऐसे होते हैं जो अधिकारों की जब बात होती है तो हमें प्रथम पंक्ति में दिखाई देते हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है, नागरिक कर्तव्य की बात आती है, तो वो हमें अंतिम पंक्ति में खड़े मिलते हैं। तो अब ऐसे नागरिकों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर स्वाभाविक रूप से आती है, अधिकार की बात बहुत ज़्यादा होती है। कई बार अधिकार की बात करने में व्यक्ति कर्तव्य से थोड़ा पीछे हटता है। ये अधिकार और कर्तव्य दोनों का संतुलन है। संविधान की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जहाँ उन्होंने कर्तव्य की बात कही है, वहीं उन्होंने अधिकार की बात भी कही है। तो स्वाभाविक रूप से अगर का बोध और अधिकार का बोध दोनों के बीच में संतुलन बनेगा,
वही एक आदर्श नागरिक बनेगा, तभी एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण होगा। समाज में हम नागरिक जो हमारे कर्तव्य हैं उनके प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नागरिकों को जागरूक कर सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसके लिए 2-3 प्रकार से जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमारे जो विद्यालय हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, उनको कहीं न कहीं जो निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ-साथ में हमारे बच्चों से और हमारे किशोर अवस्था से नागरिक अधिकारों की और कर्तव्य की, दोनों की बात होनी चाहिए। इसके अलावा परिवारों में भी बात होनी चाहिए। एक समय था जब हमारे यहाँ कुटुंब परंपरा बहुत सशक्त हुआ करती थी, तो परिवार के बड़े लोग मिलकर के, बैठ कर के ये इस तरह बातें जो बच्चों को करते थे, अधिकार और नागरिक कर्तव्य की, तो मैं समझता हूँ जितने सार्वजनिक आयोजन होते हैं वहाँ, विद्यालय से लेकर के, परिवार में लेकर के, कहीं न कहीं इन बातों पर युवाओं में चर्चा होनी चाहिए। ये कैसे वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, उसके दायित्व क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं और दायित्व बोध के साथ वो उन्नति कैसे कर सकता है, उन्नति के साथ उसको प्रतिष्ठित कैसे हो सकता है। एक आदर्श समाज निर्माण के लिए युवाओं में, परिवार में, स्कूल में और सार्वजनिक स्थल में इन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। सब सोशल मीडिया पे हैं, फ़ेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं। तो वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें भी होती है, साइबर फ्रॉड भी होता है। विदेशियों की तरह अलग-अलग ट्रेंड्स भी चलाए जाते हैं, फिर हमारा युवा है उसमें उलझ जाता है। तो वहाँ कैसे नागरिक कर्तव्य का वो पालन करें और उन सारी चीज़ों से बचें? जिस प्रकार ढलान पर चलना सरल होता है, ऊंचाई पर चलना कठिन होता है, ठीक उसी प्रकार गिरावट के मार्ग पर चलना, आचरणहीनता से चलना हमको सरलता लगती है और आदर्श मार्ग पर चलना, चरित्र के मार्ग पर चलना थोड़ा-सा कहीं न कहीं संयम और कठिनता होती है। तो मैं समझता हूँ छोटे बच्चों के मामले में, किशोर वय के मामले में परिवार के सारे लोगों को जागरूक रहना चाहिए कि उनका बच्चा इंस्टाग्राम पर क्या देख रहा है, एक्स पर क्या देख रहा है, फेसबुक पर क्या देख रहा है, यूट्यूब पर क्या देख रहा है। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं परिवार की जागृति और युवाओं को खुद भी ये आभास कराने की बहुत आवश्यकता है, किशोर वय के, कि कौन-सी चीज़ उनके लिए उचित है और कौन-सी चीज़ उनके लिए अनुचित है। एक महिला है, वो घर में ही रहती है, घर से बाहर नहीं जाती, गृहिणी है वो। तो वो कैसे अपने नागरिक कर्तव्य को घर में रहते हुए निभाए? देखिए, मोटे तौर पर स्वाभाविक रूप से नागरिक कर्तव्य के मामले में महिलाओं पर थोड़ा-सा दायित्व ज़्यादा पड़ रहा है। एक समय हुआ करता था कि महिलाएं केवल घर गृहस्थी तक सीमित रहती थी। अब महिला घर गृहस्थी के साथ साथ बाहर का भी काम करती है। तो महिला भले ही घर में रहती है, लेकिन उसको जो घर में और जो वरिष्ठ जन है, उनकी सासू हो सकती हैं, जो वरिष्ठ हो सकती हैं, ननंद हो सकती हैं, उनसे सबसे पहले तो उनके परिवार के आदर्श और आचरण को समझने का और उसके साथ साथ भी उनको घर के अंदर इन सारे कर्तव्यों पर, एक दायित्व पर चर्चा करना। कई बार घर के भीतर के दायित्व अलग होते हैं, सड़क पर निकलने के दायित्व अलग होते हैं। वरिष्ठों के मार्गदर्शन लेना ये बहुत आवश्यक है। कई बार जितना हम अध्ययन करते हैं, जितना अनुभव करते हैं, अध्ययन से ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुभव होता है। तो परिवार के, कुटुंब के जो वरिष्ठ जन होते हैं, उनके पास जो जीवन का, आदर्श जीवन का अनुभव होता है, महिलाओं को जो खास तौर से नए विवाहित होकर के घर में आई हैं, उनको अपने वरिष्ठ जनों के पास बैठ कर के एक अनुशासन और एक कर्तव्यनिष्ठ जीवन शैली समझनी चाहिए। विदेश में बैठा भारत का एक नागरिक अपने भारत के प्रति कैसे कर्तव्य निभाए वो? भारत के प्रति कैसे कर्तव्य निभाए वो, जो कहीं हमारे जो यहाँ का यूथ है पढ़ लिख के विदेश में चले जाते हैं, तो वो कैसे भारत के प्रति अपना देखिए, कर्तव्य? स्वाभाविक रूप से जो विदेश में हमारे युवा रह रहे हैं अपनी आजीविका के लिए या पढ़ाई के लिए, उनको 2 प्रकार से भारत के प्रति कर्तव्य होते हैं। कई बार जिस विद्यालय में वो पढ़ने जा रहे हैं, जिस कार्यालय में वो नौकरी कर रहे हैं, उसकी जो वेशभूषा, जीवन शैली, तरीका जीवन शैली का हो, उसको जिएँ। लेकिन घर के भीतर कहीं न कहीं भारत की जो संस्कृति हो सकती है, भारत की जो परंपराएँ हो सकती हैं, वो अपने घर में उसको एक जीवित करके अपने घर में रख सकते हैं। एक दूसरी एक और बात हो सकती है, उनके जो आवश्यक खर्चे हो सकते हैं, उन आवश्यक खर्चों के साथ अगर कुछ बचत हो सकती है, वो बचत भारत में जो उनके परिजन हैं, उनके पास भेजें। उससे 2 तरह का लाभ होगा। एक तो उनसे उनके जो परिजनों को लाभ होगा, और फिर दूसरा भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको लाभ होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि वो अपने घरों में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय स्वत्व का बोध अपने घरों के भीतर बचा के रख सकेंगे। मैं समझता हूँ, यही भारत के प्रति उनके कर्तव्य का सबसे बड़ा भाग होगा।
एक लंबा समय आपका पत्रकारिता में बीता है, तो आपने कैसे नागरिक कर्तव्य निभाया है? आज हम देखो, आपसे स्वाभाविक विचार रूप से एक पत्रकार के रूप में किस तरह के दायित्व हो सकते हैं समाज जागरण हुँ, के। मुझे जो भी विषय मिले हैं, मैंने वो सारी की है, लेकिन इसके साथ-साथ समाज जागरण के लिए मैं हमेशा उस संस्कृति जागरण के लिए मैंने हमेशा समय निकाला है और आज हालाँकि उसका अवसर नहीं है, लेकिन जैसे मैं पुराने शहर में रहता था तो जो विजयदशमी उत्सव है, मैं उससे जुड़ा हुआ था, उसका पंजीकरण मैंने कराया। बहुत सारे और भी काम हैं, जो उसके साथ-साथ किए। इसके साथ-साथ कहीं न कहीं जो हमारा आध्यात्म है, उसका अध्ययन करने के साथ उसका आज के जीवन में क्या संदेश हो सकता है, राम जी के जीवन का, कृष्ण जी के जीवन का, परशुराम जी के जीवन का, इन सारी चीज़ों पर लिखना, बोलना ये मैंने आरंभ किया। और दूसरा मैंने ये आरंभ किया, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, भारत की संस्कृति रक्षा में, भारत में 2 प्रकार के संघर्ष हुए। एक तो स्वाधीनता का संघर्ष है कि हमारी सत्ता हमारे ही हाथों में रहे और एक दूसरा उस विषमताओं के बीच में हमारी संस्कृति को नष्ट करने का जो लोगों ने अभियान चलाया। तो दोनों प्रकार के जो लोग हैं, उनकी जो जयंती आती है, उनकी जो पुण्यतिथि आती है, उस पर मैं आलेख लिखने का प्रयत्न करता हूँ। कितना कर पाया ये तो पता नहीं, लेकिन मैं प्रयत्न करता हूँ। अंत में आप हमारे जो युवा हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, आने वाला समय के साथ हमको चलना है, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय है, आने वाला समय एआई का समय है। ऐसी स्थिति में हमको बहुत ज़्यादा नौकरी के पीछे नहीं लगना। हमको अपना काम अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, अपनी प्रज्ञा के आधार पर, अपना क्या काम खड़ा कर सकते हैं, उसकी तरफ जाना। उससे 2 लाभ होंगे, एक तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे और दूसरा भारत स्वदेशी की ओर उन्मुख होगा। आप जिस गाँव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ की मौलिक विशेषता क्या है? उस मौलिक विशेषता का क्या आप उत्पाद घर में खुद स्वयं कर सकते हैं? और उससे अगर पूरे गाँव की आवश्यकता है, पूरे मोहल्ले की आवश्यकता है, उसमें आजीविका भी मिलेगी और आपके प्रोडक्ट को पहचान भी मिलेगी। नौकरियाँ आने वाले समय में नहीं मिलने वाली हैं। अब हार्ट का ऑपरेशन भी रोबोट कर रहा है, टीवी एंकर अब रोबोट है। तो कुल मिलाकर के बिना ड्राइवर की अब गाड़ियाँ आने वाली हैं। ऐसी स्थिति में नौकरियों की संभावना कम है। आप अपनी प्रतिभा के आधार पर, कौशल के आधार पर अपने जीवन को कैसे खड़ा कर सकते हैं, उस दिशा में आपको चिंतन करना है। हमने बहुत कुछ जाना आपसे रमेश शर्मा जी कि कैसे हम हमारे कर्तव्य निभाएँ। एक गृहिणी हैं, वो घर में रह के अपने कैसे कर्तव्य निभाए, कोई विद्यार्थी विदेश में, वो कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करे। अगले किसी पॉडकास्ट में किसी और विषय के साथ हम सार्थक से चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।